हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण एनसीईआरटी 6 to 10 की जो एक सिलेक्शन वाली सीरीज चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, उन सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं इस पावन अवसर पर आप लोग जब अगला जो है धनतेरस मनाओ तो उसके अंदर में आप की जॉब लग चुकी हो, आपके सपने पूरे हो चुके हो, आप अपने परिवार वालों को, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसने आपका सपोर्ट किया है, उसके लिए आप जो है कुछ गिफ्ट खरीद सको अपने खुद के पैसे से अपने परिवार के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। फ्रेंड, जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी, ठीक है, जियोग्राफी के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी जियोग्राफी के अंदर में दक्कन का जो पठार है आप लोगों का, दक्कन का पठार, ये ट्राइंगुलर शेप का है। इसकी नॉर्थ में बॉर्डर कौन सी है? नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में कौन सी वाली बॉर्डर है? अरावली, सातपुड़ा, वेस्टर्न घाट, विंध्या। ध्यान से समझना फ्रेंड्स आप लोग। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं हमारे भारत का मैप यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा भी बनाने की कोशिश करूँगे आप लोग, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर में है दक्कन का पठार, ये त्रिकोण आकार का है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड में है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है, विंध्या की, तो विंध्या यहाँ पर में है। सातपुड़ा आप लोगों का यहाँ पर में है। ठीक है, सातपुड़ा यहाँ पर में, अरावली पर्वत यहाँ पर में है। तो नॉर्थ जो है उत्तर में कौन से वाले इससे घिरा हुआ है? ये उत्तर के अंदर में। ठीक है, तो उत्तर में देखिए फ्रेंड्स, आपका सातपुड़ा भी है, विंध्या भी है आप लोगों का। सातपुड़ा है, विंध्या है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग देखोगे कि जो अरावली है ये उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पर में उसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है यहाँ पर मैं बोला है, तो ये विंध्या जो है ना, ये ऊपर की तरफ में चला जाता है। दक्कन का पठार यहाँ पर में आप देखिए जहाँ खत्म हो रहा है, वहां पर में आप लोगों की सातपुड़ा पर्वतमाला आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में सातपुड़ा। ठीक है, अगर उत्तर पश्चिम बोलता तो यहाँ पर में अरावली है उत्तर पश्चिम के अंदर में, तो इसको याद रख सकते थे आप लोग। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है दक्कन का पठार आप लोगों का, और यहाँ पर में उत्तर के अंदर में सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। विंध्या जो है फ्रेंड्स वो नर्मदा के ऊपर में है, इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ पर में नहीं मानेंगे, सातपुड़ा को मानेंगे कि उत्तर बॉर्डर कौन सी है उसकी, सब उत्तर साइड के अंदर में। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ये आप लोगों का एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपका हिस्ट्री के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, हिस्ट्री की बुक के अंदर में, सेकंड नंबर के चैप्टर में, कि भारत में कौन सा वाला काल था जब शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है फ्रेंड्स, इवन सीटेट के अंदर में आ चुका है, DSSB में आ चुका है। तो हो सकता है आगे में भी सीटेट में, DSSB में, बिहार में, सुपर टेट, यूपी टेट, EMRS, कहीं पे भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो शुतुरमुर्ग पाए जाते थे फ्रेंड्स आप लोगों के पैलियोलिथिक एज के अंदर में, पूरा पाषाण काल के अंदर में। ये थोड़ा सा याद रखना है, जो सबसे पुराना वाला काल था पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग, उस समय काल के अंदर में भारत के अंदर में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का, शुतुरमुर्ग। हमें कैसे पता चला कि भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? क्या शुतुरमुर्ग की आत्मा आई थी आप लोगों को बताने के लिए कि सुनो सुनो धनीश सर, मैं ना पैलियोलिथिक एज में थी, बच्चों को बता देना करके, और गायब हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअल में हम लोगों को जो है ना, पाटने नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। ये शुतुरमुर्ग है, उसके अंडे और उसके छिलके हम लोगों को मिले हैं। कई सारे अंडों के ऊपर में तो आप लोगों ने कलाकारी अभी की हुई थी पिछले जन्म में, आप लोगों ने मतलब चित्र उत्र बना के रखे आप लोगों ने कुछ उस पर, शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर। ये भी सोच रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों के साथ तुम लोग? ठीक है, मेरे बच्चों के अंडों के छिलकों के ऊपर में तुम लोग चित्र बना रहे हो यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। और ये पाटने नाम की जगह जो है फ्रेंड्स, ये पैलियोलिथिक काल खंड के समय की है, मतलब बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि पैलियोलिथिक काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ में ये खत्म हो गए भारत से। नाउ फ्रेंड्स, प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? गुप्त काल के अंदर में प्रथम कुलिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। तो आप लोग बताएंगे प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता था? तो देखिए, गुप्ता शासन काल जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का भारत के अंदर में बहुत ही लंबे समय तक उत्तर भारत के अंदर में राज करने वाला शासन काल था। ठीक है, यहाँ पर में उत्तर भारत के अंदर में इधर साइड में गुप्ता वंश था आप लोगों का, गुप्ता काल। अब ये गुप्ता काल जो है फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है ये गोल्डन एज भी कहते हैं, हम एंशियंट इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है।
वहां पर मैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता था। मैं आपको कुछ लिस्ट भी दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पर में देखिए, ये यहाँ पर में उत्तर भारत के अंदर में गुप्ता शासन था। गुप्त शासन आपका भारत का स्वर्णिम युग इसको कहा जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता था आप लोगों का, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, ठीक है। सार्थवाह कहा जाता था, कारवा का जो नेता होता था, मतलब जो लीडर होता था, मर्चेंट, ठीक है, जो व्यापारी होते थे, एक साथ जाते थे अलग अलग जगह पे व्यापार करने के लिए, तो सार्थवाह बोलते थे उनको। तो सार्थवाह, उनका जो कारवा का जो भी मतलब जो ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप, उसका जो नेता होता था उसको सार्थवाह बोलते थे। महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, संधि विग्रहिका, ठीक है, युद्ध और शांति का मंत्री, प्रथम कुलिक, चीफ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, मुख्य शिल्पकार, काफी सारे बार आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। कुमार अमात्य मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री आप लोगों का, इंपॉर्टेंट वाला मंत्री, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री भी आप लोग बोल सकते हो, प्रधानमंत्री टाइप का। नगर श्रेष्ठी जो है फ्रेंड्स, ये शहर का बैंकर या व्यापारी हुआ करता था। जो भी शहर के मुख्य लोग, बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, बैंकर लोग, साहूकार लोग, व्यापारी लोग, उनको नगर श्रेष्ठी बोला जाता था, ठीक है। तो आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक बोलते थे फ्रेंड्स चीफ जो है आप लोगों का क्राफ्ट पर्सन को, जो मुख्य शिल्पकार होता था उसको कहा जाता था। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को। जी हाँ बिल्कुल, आपका जो है ये आपको अशरफ जी बीपीएससी के अंदर में भी बिल्कुल काम आने वाला है ये सारा का सारा। द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स, तारे का रंग किस ओर संकेत करता है, ठीक है। पृथ्वी से उसकी कितनी दूरी है, उसका तापमान कितना है, उसकी चमक कितनी है, या सूर्य से उसकी दूरी कितनी है। तो स्टार का कलर जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में इंडिकेट करता है उसका टेम्परेचर। जितना ज्यादा तारा गर्म होगा वो उतना ज्यादा ब्लू होता है, और अगर उसका तापमान थोड़ा कम है, ठीक है, तो वो रेड की तरफ में शिफ्ट होता जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। तो तापमान, तारे का जो रंग हम जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत सारे बार एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है। तारे का, ठीक है, तारा जो है, तारे का जो रंग है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है आप लोगों का, उसके तापमान को दर्शाता है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स, बर्च की छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की रचनाएं लिखी थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड का, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, का जो है बर्च, या फिर इसको भुर्ज भी बोलते हैं आप लोग, भुर्ज। इसी के ऊपर में फ्रेंड्स आप लोगों को ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं लिखी हुई मिली है। तो भुर्ज नाम का पेड़ होता था, उसकी छाल, ठीक है, उसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको ऐसा खींच के निकाल कर उस पर लिखा जाता था। तो ये कश्मीर के अंदर में मिलता था आप लोगों को, भुर्ज नाम का या बर्च नाम का पेड़, जिसकी छाल पर लिखी जाती थी ऋग्वेद की ऋचाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। भुर्ज नाम का पेड़ की जो छाल है, ठीक है, ये आप लोगों के इसके ऊपर में ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएं आप लोगों को लिखी मिली है, कश्मीर में पाया जाता था। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हिमालयन रीजन में उगता था तो कश्मीर के इलाके में मिल जाता था आप लोगों को, ठीक है। ये इसको जो है ना हम लोग जो है फ्रेंड्स पांडुलिपि बोलते हैं, पांडुलिपि, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्यों मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में, मैन्यू का मतलब होता है यहाँ पर में आप लोगों का लैटिन भाषा के अंदर में हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। तो हाथ से लिखी हुई थी ये फ्रेंड्स, हाथ से लिखते थे, क्योंकि उस समय में कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं यहाँ पर में, ठीक है, कि आप लोग मस्त पैके जो है कमेंट के अंदर में यूट्यूब पे अपना जो है कमेंट टाइप कर रहे हो, हाथ से ही लिखना पड़ता था उस समय में सब। तो हाथों से लिखा जाता था उस समय में, इसको इसको इसीलिए इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया है, हाथ से लिखा हुआ। नाउ फ्रेंड्स, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लालर कहा जाता था, वेल्लालर। कौन सा क्षेत्र था जहां पर में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्लालर कहते थे। महाराष्ट्र में, तमिल रीजन में, पंजाब में, या बंगाल में, वेल्लालर। तो वेल्लालर जाति के जो है फ्रेंड्स किसान हुआ करते थे, जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीन होती थी, वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, बहुत अमीर किसान, वेल्लालर। ये तमिल रीजन में पाए जाते थे, साउथ इंडिया के अंदर में, वेल्लालर। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो साउथ इंडिया में तमिल जो रीजन था आप लोगों का, ये वाला साउथ वाला, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स पाए जाते थे। ये याद रखेंगे आप लोग, वेल्लालर अमीर जाति के किसान आज भी पाए जाते हैं। आज भी कई सारे जो बड़े बड़े जो किसान हैं, ठीक है, उन लोगों को जो है वेल्लालर कहा जाता है, ये या वेल्लालर जाति है बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर में। ओके, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जो लैंड ओनर्स होते थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, उनको वेल्लालर कहा जाता था। जो साधारण हलवाहक होता था, जो साधारण किसान, साधारण हलवाहे मतलब क्या, जो हल चलाता है किसान, उसको उझावर बोलते थे, ठीक है। साधारण हलवाहक या साधारण किसान, उसको उझावर बोला जाता था, ठीक है। लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास में जो है फ्रेंड्स जमीन नहीं है, ठीक है,
और वो दूसरों के खेत में काम कर रहे हैं, ऐसे मजदूर, ओके, तो उनको कहा जाता था फ्रेंड्स लैंडलेस, भूमिहीन मजदूर को कडेसियार या अधिमई कहते थे, कड़ईसियार या अधिमई, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स जो है आपका जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं होती थी उनको दास या कर्मकार भी कहा जाता था, ठीक है। ये साउथ इंडिया में कहते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी दूसरे के इस पे काम करते थे उनको अडेसियार या कदीमई, और जो नॉर्थ इंडिया में इनको कहा जाता था दास या कर्मकार, नॉर्थ इंडिया के अंदर में। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लेना है इसको लोगों ने, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको कहा जाता था दास या कर्मकार, और लैंडलेस लेबर साउथ इंडिया के कड़ईसियार या अधिमई। लिख दो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स सभी लोग। चलो पीहू बोल रहे जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाला अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है फ्रेंड्स, समझो आप लोग। ये एक चट्टान थी, ठीक है, हवा के कारण, पानी के कारण, मिट्टी के कारण इसके टुकड़े टुकड़े हुए कहीं तो भी, और कहीं जाकर जमा होते गए, ठीक है। फिर एक के ऊपर एक परत बनती गई, परत बनती गई, और प्रेशर और बहुत लंबे समय तक दबाव पड़ने के कारण ये परतदार एक चट्टान में बदल गई। ये टुकड़ों से, मतलब जो कण थे ना जो टूटे थे, सेडिमेंट्स, उनसे बनी है ये चट्टान, परतदार चट्टान है। तो अवसादी चट्टान परतदार होती है, लेयर्स होती है इसके अंदर में, ये याद रखना आप लोग, लेयर्स, परत होती है इसके अंदर में। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जो है आप लोगों का इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बलुआ पत्थर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके, बलुआ पत्थर। बाकी के जो है आप लोगों के फ्रेंड्स ग्रेनाइट जो है आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, और स्लेट और मार्बल जो है कायंतरित चट्टान के एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक के। तो बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन आपका अवसादी चट्टान है। लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है? लाइमस्टोन चूना पत्थर, चूना पत्थर ये भी अवसादी चट्टान का ही एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर में हम लोग आप लोगों के, तो आप लोग देख सकते हो सैंडस्टोन, चॉक, आप लोगों का लाइमस्टोन, शेल, ये सारे के सारे जो है आप लोगों के क्या है, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। मशरूम चट्टानें निम्नलिखित में से किसके अपदर्द, ठीक है, अब बता, अपर्दन कार्य के कारण बनती है। तो अपर्दन कार्य का मतलब होता है फ्रेंड्स इरोजन, ठीक है, इरोजन, इरोजन। तो किस चीज से इरोड होती है ये, मतलब किसने जो है, किसने हम पे ये हरा रंग डाला, हम ही ने हमें, क्या था यहाँ पर में, किसने मार डाला था यार उसको, ठीक है, क्या था, किसने मार डाला था, ठीक है, हम ही ने हमें मार डाला या उन्हीं ने हमें मार डाला, पता नहीं क्या कुछ तो था। तो किसने हम पे ये हरा रंग डाला, तो वो मशरूम रॉक पूछ रही है कि किसने हमें ये काट डाला, तो किसने काटा है इनको, तो इसको हवा ने काटा है, हवा ने, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस तरीके से, ये आप लोगों की चट्टान थी पूरी की पूरी, हवा चली यहाँ पर में सनन 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 सनन, और यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है हजारों सालों में इसके नीचे के जो कण है, कण 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 काटते हुए लेके गई, और इस प्रकार से जो है ये केवल मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बच गया आपका। तो हवाओं के कारण बनती है मशरूम चट्टानें, रेगिस्तान में, डेजर्ट्स के अंदर में, ठीक है, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान के अंदर में बनती है ये, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर, उसने हमें मार डाला, चलो किसी ने तो भी मार डाला था, चलो ठीक है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मशरूम की चट्टानें विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपर्दन द्वारा, ठीक है, जो हवा के अपर्दन के द्वारा जो है ये बनती है, ये याद रखेंगे आप लोग। मानसूनी हवा, मानसूनी वनों को किस नाम से जाना जाता है? 6 to 8 में सीटेट का रोल नंबर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खुशबू कन्हैया जी रोल नंबर डाल सकते। अगर लेकिन फिर भी अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हो तो 200 रुपये ही है, एक रजिस्ट्रेशन वापस से कर दो, ठीक है, टेंशन नहीं होगा आपको फिर। अच्छा, खुशी ने मार डाला था, ओ मतलब ना हमने मारा ना किसी और ने मारा, खुशी ने मार डाला था, खुशी ने हमें मार डाला। मैं वही सोचूं कि किसने मारा, किसने था इसको, खुशी ने मार डाला है, ठीक है। मानसूनी वनों को ब्लैंक के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हिल फॉरेस्ट। तो देखो मानसूनी वन मतलब केवल मानसून के सीजन में जो है वो हरे भरे रहते हैं, इस तरीके से हरे भरे रहते हैं, बाकी समय वो नंगू पुंगू हो जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, ठीक है, बारिश आई मस्त पैकी खिल उठे वो लोग, हरे भरे हो गए, और मानसून चला गया तो ठीक है उनके पत्ते गायब। तो इस तरह से फ्रेंड्स डेसिडुअस फॉरेस्ट को ही मानसूनी वन कहा जाता है। हमारे भारत में ज्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, आप लोगों को ये याद रखना है।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार, साल भर जो है वो हरे भरे रहते हैं वो, ये याद रखना है आप लोगों ने, साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है सर, हस्बैंड सरकारी जॉब में है, क्या ईडब्ल्यूएस डाल सकते हैं, प्लीज रिप्लाई मी। नीलम सिंह जी बिल्कुल नहीं डाल सकते। 8 लाख से ज़्यादा की अगर पेमेंट है, ठीक है, या आपके पास में 1000 एकड़ से ज़्यादा का प्लॉट है, ठीक है, तो आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट पर्णपाती वन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन्हीं को मानसूनी वन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर मैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार? भारत का सबसे ऊंचा और सबसे पुराना पठार तो दक्कन का पठार है, चलिए। लेकिन अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोला जाए तो तिब्बत का पठार आपका हो जाएगा फ्रेंड। 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई के ऊपर में ही है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है कई बार। तो तिब्बत का पठार, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, सबसे ऊंचा पठार। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा इमेजिन हो पा रहा होगा आप लोगों को कि कैसे ये देखिए ऊंचाई के ऊपर में है, एक टेबल टॉप की तरह है, मतलब कि एक टेबल की तरह है जो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर में उठा हुआ है ना। तो तिब्बत का पठार आपका थोड़ा ऊंचाई के ऊपर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। SC ST EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या? नहीं बनवा सकते। ठीक है, ये याद रखना है आपने। SC ST नहीं, केवल जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वही बना सकते हैं। अगर ओबीसी हो या ईबीसी हो, बीसी हो, तो भी नहीं बना सकते। केवल केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लोग बना सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1875 के अंदर में बॉम्बे के अंदर में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के अंदर में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, पहली सिंह सभा का आयोजन कब शुरू हुआ था? पहली सिंह सभा, पहली बात तो ये सिंह सभा किसके लिए शुरू की गई थी? तो सिंह सभा कौन से वाले धर्म से रिलेटेड है? तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिखिज्म से। ठीक है, सिख धर्म के अंदर में जो गलत रीतियां फैल गई थी, आप लोगों का अंधविश्वास फैल गया था, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए फ्रेंड्स सिंह सभा मूवमेंट या सिंह सभा आंदोलन शुरू किया गया था। तो पहला सिंह सभा आंदोलन 1871 के अंदर में जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में हुआ था आप लोगों का? अमृतसर के अंदर में आयोजित किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और दूसरा वाला लाहौर के अंदर में हुआ। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो फ्रेंड्स कि पहला सिंह सभा आंदोलन अमृतसर के अंदर में हुआ था, अमृतसर के अंदर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ओके, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, अगर वो मौजूद है उनके इनके बंटवारे के आधार पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बांट सकते हैं सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पे मौजूद है, और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कुछ कुछ ही जगह पे मौजूद होते हैं। सर्वव्यापी और स्थानिक संसाधन का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। खालसा कॉलेज की स्थापना भी की गई थी इसी आंदोलन के तहत। ओके, अमृतसर के अंदर में। वेरी गुड विद्यानिधि जी। नहीं, अदर स्टेट वाले जो है ना वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर में आएंगे बिहार में। सर्वव्यापी मतलब कि जो हर जगह पे मौजूद है, जैसे कि हवा, पानी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आप लोगों का सर्वव्यापी है। लेकिन पेट्रोल, अब आपके घर के नीचे में खोदेंगे तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, कोयला तो मिलेगा नहीं, तो ये या आयरन नहीं मिलेगा, तो ये कुछ स्थानीय होते हैं, लोकलाइज्ड, कुछ कुछ जगह पे ही मौजूद होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनके जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कब से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पुराने समय से इस्तेमाल आ रहा है, होता आ रहा है, और गैर पारंपरिक मतलब अभी अभी जिसका हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। उनकी क्वांटिटी के आधार पर, अगर वो कभी खत्म नहीं होंगे तो रिन्यूएबल है, और खत्म हो जाएंगे तो नॉन रिन्यूएबल है। उनकी ओरिजिन के आधार पर कि मतलब वो जीवित है या जीवित नहीं है, तो बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक मतलब जीवित नहीं है, पत्थर, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें। बायोटिक मतलब जो जिंदा चीजें है सारी की सारी आपकी, ठीक है, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सारे के सारे बायोटिक के अंदर में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे। बायोटिक एंड अबायोटिक जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं बता दिया फ्रेंड्स कि जो जिंदा चीजें नहीं होती है वो अबायोटिक है, और जो जिंदा होती है वो बायोटिक है। ठीक है, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के पास में उपग्रह नहीं है? कौन से 2 ग्रह है जिनके पास में उपग्रह नहीं है?
एसएसटी से फॉर्म बिल्कुल माही जी, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप चाहो तो उर्दू से भी दे सकते हो क्योंकि आपने उर्दू ऑनर्स किया है, और अगर आप चाहो तो एसएसटी से भी भर सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक से ही भर सकते हो, दोनों से एक साथ नहीं भर सकते। सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के पास में कोई उपग्रह नहीं है? तो वीनस और मर्क्यूरी, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये पहले 2 ग्रह है आप लोगों के जिनके पास में उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पहले 2 ग्रह ही है सूरज से दूरी के मामले में जिनके पास में उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2019 ऑफिशियल पेपर 1 के अंदर में पूछा गया था फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर में सर्टिफिकेट नहीं आया है डीएलएड का, तो रियू राज जी एक बार जो है कॉलेज से प्लीज संपर्क कर लीजिए कि भाई 25 तारीख तक वो अवेलेबल करवा दे आपको, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह डालना पड़ेगा शायद। आप अदर स्टेट वाले नहीं डाल सकते, अदर स्टेट वाले जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर में काउंट होंगे। सचिन जी भर सकते हैं बिल्कुल, क्रिएटर अंजू जी आप हिंदी से भर सकते हो। ऐप पे कब से क्लास स्टार्ट कीजिएगा प्लीज सर बताइए। रोशन खातून जी देखिए ऐप के ऊपर में जो है ना अभी जैसे जो सीटेट की क्लासेस है वो आप लोगों की जो है 15 तारीख से जो है वो बिल्कुल एकदम एसएसटी की, क्योंकि बाकी क्लासेस तो चल रही है लेकिन एसएसटी की जो क्लासेस है वो भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है बिहार के अंदर में जो भी आप लोगों के हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप लोगों का कि नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, मतलब वो बायोटिक है, नॉट देखो नॉट अ बायोटिक, ठीक है, मतलब वो बायोटिक है, बायोटिक है मतलब जीवित है वो, तो बायोटिक कौन सा है यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों का ऑर्गेनिज्म जीव जो है वो बायोटिक है। कितने लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर लगाया था? 67% लोगों ने सही आंसर लगाया है आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो जो जिंदा है वो सारे के सारे बायोटिक है, जो जिंदा हूं तो जी लेने दो, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी जीवित चीजें, इवन आप लोगों के पेड़ पौधे जो है वो भी बायोटिक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पत्थर, ठीक है, पानी, मिट्टी, ये सब अबायोटिक में आते हैं। हमारी सौर प्रणाली में निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? हमारी सौर प्रणाली कौन से आकाशगंगा का हिस्सा है? मतलब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हजारों लाखों करोड़ों जो आपके स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सूरज एक स्टार है, वैसे ही फ्रेंड्स खरबों स्टार्स है एक गैलेक्सी के अंदर में, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे जैसी खरबों गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, खरबों गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, और लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से जाने के लिए आपको जो है अनलिमिटेड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से नहीं जाया जा सकता, लाइट की स्पीड के 99.99% पर भी नहीं जाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड है लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो 1 लाख साल लगेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक, सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसी खरबों गैलेक्सीज है। आप बताओ कि इससे अंदाजा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना कितना ज्यादा विशाल है, कितना ज्यादा बड़ा है हमारा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि टीआरई 2.0 के अंदर में आपका जो है 4 ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के अंदर में भी 4 ऑप्शन कर दिए अभी, जो बीपीएससी की पीसीएस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, ये याद रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत के अंदर में सबसे पहले इंसानों का सबूत आपको कहाँ मिलता है? ABCD, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलता है, सबसे पुराने वाले जो मानव है उनका सबूत आप लोगों को मिलता है फ्रेंड्स नर्मदा घाटी के पास में। नर्मदा घाटी के पास में भी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हथनौरा नाम की जगह है, हथनौरा, ठीक है। हथनौरा नाम की जगह पे यहाँ पर में एक मानव खोपड़ी आप लोगों को मिली है, जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर में सबसे पहले जो है ना यहाँ इस इलाके के अंदर में इंसान रहा करते होंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा घाटी के पास में सबसे पुराने इंसानों के सबूत आप लोगों को मिलते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में नर्मदा ये जो है ना आपका मध्य प्रदेश के अंदर में नर्मदा रीजन, जो हथनौरा नाम की जगह है, ठीक है। आदमगढ़, नाम भी कितना खतरनाक सा है, आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ में हथनौरा नाम की जगह है, आदमगढ़, हथनौरा, नाम ही आदमगढ़, ठीक है। तो भाई वहाँ तो सबसे पुराने वाले इंसानों के सबूत मिलने ही है, 1982 के अंदर में हम लोगों को मिले वहां पर में। चलिए, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम किसकी विषय वस्तु क्या है, मतलब किस बारे में है? ये हिस्ट्री की पुस्तक है लीला तिलकम, रिलीजियस है, कला है, व्याकरण है, लीला तिलकम, ठीक है। मलयालम भाषा की है। पहली बात तो ये बताओ मलयालम भाषा कौन से राज्य की है? भाषा, ठीक है, कौन से राज्य की भाषा है मलयालम, बताओ। तो फ्रेंड्स ये भी डायरेक्टली आप लोगों को आना चाहिए कि भाई मलयालम जो है आप लोगों की ये केरला की भाषा है, ठीक है, केरला की।
और ये जो है लीला तिलकम आप लोगों की उसकी ग्रामर की पुस्तक है, मलयालम भाषा का ग्रामर है ये आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। लीला तिलकम ग्रामर की पुस्तक है फ्रेंड्स, और संस्कृत लैंग्वेज से इसकी काफ़ी सारी समानताएं आप लोगों को मिलती है, काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर में संस्कृत भाषा से ली गई है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो लीला तिलकम आप लोगों की क्या है, ग्रामर की पुस्तक है, 14वीं शताब्दी के अंदर में 14th सेंचुरी के अंदर में इसको बनाया गया था, लीला तिलकम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस राजस्व संग्रह प्रणाली की एक विशेषता थी? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट हो गया भाई, बंदोबस्त हो गया अब यहाँ का। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया था कि जो जमींदार थे उनको हमेशा के लिए जमीन का मालिक बना दिया गया था, और कितने पैसे उन्होंने देने हैं वो भी डिसाइड कर दिया गया था हमेशा के लिए, ठीक है। इससे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि भाई हमको इतना पैसा तो मिलता रहेगा, तो जमींदारों के साथ में परमानेंट एक एग्रीमेंट कर लिया गया। परमानेंट कौन जो है हर 10 साल 20 साल बाद लेके वापस से बैठेगा कैलकुलेशन करते हुए, इससे बोला कि भाई हमेशा के लिए कर दो। तो जमींदारी सिस्टम जो है, जो कि बंगाल बिहार और उड़ीसा के इलाके में, बंगाल बिहार उड़ीसा, इसके अलावा बनारस का कुछ हिस्सा था, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से के अंदर में भी लगाया गया था बाद में इसको थोड़े समय के लिए। तो जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट एक ही बात है आप लोगों की, बंगाल बिहार उड़ीसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको चलाया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जमींदारी सेटलमेंट को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कब चालू किया था, तो 1793 के अंदर में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? संगम साहित्य, संगम लिटरेचर जो है फ्रेंड्स, ये कौन सी भाषा का लिटरेचर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? अलग अलग साहित्य, अलग अलग कहानियां, गीत, कविताएं, ठीक है, आप लोगों के भजन, ये सारी चीजें जो है संगम साहित्य के अंदर में लिखे गए। ये सम्मेलन हुए थे, संगम सम्मेलन, संगम साहित्य लिखे गए संगम सम्मेलन में, और ये संगम सम्मेलन हुए थे आपके तमिलनाडु के मदुरई में। मदुरई जो है एक समय में पांड्या राजाओं की राजधानी भी थी, पांड्या, ठीक है, पांड्या राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, पांड्या राजवंश दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में पांड्या राजवंश हुआ करता था, मदुरई उनकी राजधानी थी। तो मदुरई के अंदर में हुआ था मदुरई, और उसके पास में एक जगह है कपाटपुरम नाम की, मदुरई के पास में ही। तो सेकंड वाली जो है आपकी मदुरई में कपाटपुरम में हुई थी, पहली और तीसरी मदुरई में। वैसे सेकंड वाली को भी आप मदुरई ही गिन सकते हो, क्योंकि मदुरई के एकदम पास में ही है कपाटपुरम, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदुरई किसकी राजधानी थी, ये बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करके। मदुरई किसकी राजधानी थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर में, ठीक है। मदुरई किसकी राजधानी थी? एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट आप लोगों का। मदुरई पांड्या लोगों की राजधानी थी, लिख दो सभी लोग, ओके। चलिए, पांड्या किंगडम की कैपिटल थी, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये आपका। नाउ तो देखिए, पहली वाली जो है मदुरई में हुई, तीसरी वाली मदुरई में हुई, दूसरी वाली कपाटपुरम में हुई थी, लेकिन कपाटपुरम भी मदुरई में ही है आप लोगों का, पांड्या राज्य के अंदर में ही आता था। मणि मेखलाई जो है फ्रेंड्स, ये महाकाव्य है, इसके बारे में कौन सी बात सही है? इसको तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। मणि मेखलाई हो चाहे सिलप्पदिकारम हो, दोनों के दोनों जो है ये आपकी तमिल भाषा के अंदर में ही लिखी गई है, तमिल भाषा में। इसको सतनार ने कंपोज किया है, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहा जाए, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहा गया है कि इसके अंदर में कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में बताया गया है, और इसको 2500 साल पहले लिखा गया था। नहीं फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, जो आप लोगों की जो मणि मेखलाई है, ठीक है, ये सिलप्पदिकारम का एक्सटेंडेड वर्जन है। सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम जो है, या ध्यान से समझना आप लोग, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है आप लोगों का। सिलप्पदिकारम जो है फ्रेंड्स, ये 1800 साल पहले लिखी गई थी, 1800 साल ईयर्स अगो, ठीक है। इसको लिखा गया था तमिल भाषा के अंदर में, और किसने लिखा था इसको? इलांगो ने लिखा था। किसने? इलांगो, लिखो सभी लोग, इलांगो, इलांगो ने इसकी रचना की थी। इसमें कोवलन, माधवी, ठीक है, इनके प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है कि कैसे कन्नगी को छोड़कर जो आपका कोवलन है वो माधवी के पास चला जाता है, ये सारी चीजें। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आया आप लोगों का, मणि मेखलाई। तो मणि मेखलाई, खलाई, मणि मेखलाई जो है फ्रेंड्स, ये सत्यनार ने लिखी थी, सत्यनार ने, और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में बताया गया, और ये लिखी गई थी आज से करीब 1500 साल पहले, 1500 साल पहले। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये देखो, मेरी बात, एक बात बताओ आप लोग तो इतने समझदार हो ना, अरे हो ना, ठीक है,
तो देखो सिलप्पदिकारम जो है वो 1800 साल पहले लिखी गई, जिसमें कोवलन माधवी वगैरह के बारे में दिया गया आप लोगों को। तो उसकी बेटी के बारे में जो स्टोरी है वो उसके बाद ही आएंगी ना, कि पता चले बेटी पहले हो गई, ठीक है, यार मम्मी पापा नहीं आए यार अभी तक, कितने साल हो गए, 500 साल का समय हो गया अभी तक आए नहीं, मेरे को भिजवा दिए कि जा करके हमारे, कहाँ रह गए ये लोग, बस नहीं मिली क्या इनको? ऐसा तो होता नहीं कि मम्मी पापा जो है वो बाद में उनका जन्म हो रहा और बेटी का जन्म पहले हो गया करके, ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि ऑब्वियस सी बात है, अगर सिलप्पदिकारम 1800 साल पहले लिखी गई है तो ये वाली पुस्तक आपकी 2500 साल पहले नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। ये 1500 साल पहले लिखी गई थी। जहां जहां डी है उसको काटो, डी है काटो काटो काटो, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गई बात, सिंपल, ओके।